हेलो एवरीवन एंड आई एम नवीन कुमार और आज के वीडियो में हम भाइयों के चेहरों से चश्मा उतारने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं, उसका है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 402 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है प्राइसिंग के अंदर में। 7,278 करोड़ 7,280 इससे 280 करोड़ के आसपास उठा रही है कंपनी और 2,150 करोड़ कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 5,128 करोड़ रुपीज कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर जिन्होंने पहले खरीद रखे वो अपना स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। राइट, और जो बेच रहे हैं जो प्रमोटर्स वगैरह जो इनिशियल शेयर होल्डर्स वगैरह सब कुछ मिला के, तो उनकी आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं जो बेचने वाले लोग हैं। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स उनके पास में 18% मालिकाना हक ही आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। एंड बिफोर द आईपीओ भी उनके पास में 20% ही था। आफ्टर द आईपीओ लगभग 18 17.5-18% रह जाने वाला है। सो नोट दैट काइंड ऑफ डिफरेंस आफ्टर एंड बिफोर आईपीओ। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो लेंसकार्ट नाम में ही है, सब लोग जानते हैं इस कंपनी को। पीयूष बंसल जी जो जो एक ऑलरेडी शार्क टैंक इंडिया नाम से एक शो आता है उसके अंदर में जज हैं। राइट, उन्हीं की कंपनी है और ये चश्मे वगैरह बनाती है, चश्मे के लेंस बनाती है, फ्रेम्स बनाती है, ऑनलाइन बेचने का काम करती है और खुद के इनके काफ़ी सारे स्टोर्स हैं इंडिया के बाहर। उन स्टोर्स के थ्रू ये कंपनी आज के दिन चश्मे वगैरह फ्रेम्स वगैरह बेचने की काम करती है। राइट, ये चश्मे जो है ये फ्रेम्स वगैरह जो बनाती है ये इंपोर्ट भी करती है और इन हाउस भी बनाती है। राइट, आज के दिन उस कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है वो लगभग 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ की लगाई गई है। तो काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर लगाई गई है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो वैल्यू लगाई है ये कितनी हमें आज के दिन प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है या नहीं, तो उसको हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं आरएचपी के अंदर में। एंड यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी जो पैसे उठा रही है और जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उनका क्या करने वाले बेसिकली। तो जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उनको बोल रही है कि हम लोग नए कोको स्टोर्स खोलने वाले, कंपनी ऑपरेटेड और कंपनी ओन्ड। राइट, तो कोको मतलब कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। कंपनी ही मालिक रहेगी और कंपनी ही उनको चलाएगी। दूसरा खर्चा कहाँ पे करने वाली है कि जो कोको स्टोर्स खोलने के लिए जो लीज पर जब हम लेंगे कोई ज़मीन, वो जो कि बिल्डिंग वगैरह जो स्टोर वगैरह, तो उसके लीज के पेमेंट के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ेगी वह खर्चा होगा। दैट्स ओके। टेक्नोलॉजी के अंदर में हमारा खर्चा होने वाला 213 करोड़ रुपए का और बाकी ब्रांड मार्केटिंग और जो भी हम लोग खर्चा करते हैं मार्केटिंग के अंदर में ताकि हमारे ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, उसमें हम लोग खर्चा करने वाले 320 करोड़। सो पैसा ठीक जगह जा रहा है, ठीक ठाक काम में यहाँ पे जो कंपनी के पास में जा रहा है वो तो अच्छी जगह जा रहा है, ये तो चलो हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी को आज के दिन जो प्रमोटर्स हैं, पीयूष बंसल जी के पास में सिर्फ 10% मालिकाना हक है। उसके अलावा जो है कंपनी का पूरा यहाँ पर बटा हुआ है, पूरी ओनरशिप, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी में कुछ खास केसेस वगैरह आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। दो यहाँ पर ये जो हम लोग कंपनी के स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि कंपनी के पास में और कितनी सब्सिडरीज हैं। तो यहाँ पे कंपनी के पास में बहुत सारी सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज देखने को मिल जाती है, बिकॉज कंपनी सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट नहीं करती है, इंडिया के बाहर दूसरे देशों में भी आज के दिन ऑपरेट करती है, माल बेचती है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर देखने में मिला कंपनी की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत 2008 में ही हुई थी एज ए वाल्यो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। राइट, एंड उसके बाद में इसका जो है नाम वगैरह चेंज कर दिया गया 2015 के अंदर में और फिर आज के दिन ये आईपीओ से पैसे उठा रहे हैं। ये कुछ माइलस्टोन्स हैं इन्होंने जो अचीव किया, बिकॉज किस तरीके से पीयूष बंसल जी ने किस तरीके से कंपनी की शुरुआत की, फिर कौन कौन से माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए, उनकी आप लोग पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर देख के आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। जर्नी जो रही है जो इस कंपनी की यहाँ तक पहुँचने की वो बहुत ही मार्वलस है, बिकॉज 2008 में मतलब लगभग 17 साल पहले कंपनी खुली है, इनकॉर्पोरेट हुई है और आज के दिन 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर पहुंचा पहुंचा देना, दैट्स ए मार्वलस जॉब। राइट, आज के दिन लगभग 29 सब्सिडरीज, 2 एसोसिएट्स और दो जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। पीयूष बंसल जी जो इस कंपनी को चला रहे हैं उनके पास में अब उनके बारे में क्या बताना, काफ़ी भाई लोग ऑलरेडी उनके बारे में अच्छा कुछ जानते हैं। राइट, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनको इस पर्टिकुलर फील्ड का देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी जो नाम यूज करती है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो यूज करती है, वो आज के दिन 242 ट्रेडमार्क्स कंपनी ने ऑलरेडी रजिस्टर करवा चुकी है। जॉन जैकब नाम से एक ब्रांड है और विंसेंट चेज
ये कंपनी के ही नाम है, तो इन्होंने इनको भी कंपनी ने रजिस्टर वगैरह करवा रखा है। लेंसकार्ट तो खैर है ही। नेक्स्ट, कंपनी में आज के दिन 18,000 एम्प्लॉय, 18,000 पीपल काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करते हैं। रिटेल स्टाफ सबसे ज़्यादा है, बिकॉज कंपनी जो स्टोर्स ओन करती है वो कंपनी ऑपरेटेड और कंपनी ओन्ड ही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कंपनी ऑपरेटेड और कंपनी ओन्ड, ओन्ड का मतलब ये नहीं कि कंपनी ने उनको खरीद लिया है, उन जगहों को, इन ऑफिसेज को, नहीं। ओन्ड का मतलब कंपनी ने किराए पे ले लिया है उनको, मतलब कंपनी ने ही किराए पे लिया है, राइट। बाकी यहाँ पे कंपनी कुछ ज़्यादा ओन करती नहीं है स्टोर्स वगैरह, कंपनी किराए पे लेती है, फिर उनको अपने हिसाब से बनाती है और फिर उनको चलाती है। तो कंपनी के अंदर में क्वालिटी मेंटेन रहती है। और ओन्ड का मतलब है कि कंपनी, मतलब फ्रेंचाइजी और इन्वॉल्व नहीं है बीच के अंदर में, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर आज के दिन जितनी प्रॉपर्टीज मेनली कंपनी यूज कर रही है और स्टोर्स के लिए, वो मोस्टली लीज पर ही है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूज करती है। ये जो राजस्थान भिवाड़ी वाली है, ये जरूर ओन्ड बाय द कंपनी है, बाकी मोस्ट ऑफ सारी प्रॉपर्टीज और जितनी भी हैं वो सारी लीज पर ही देखने को मिलती हैं। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज की बात, ऑफिसेज की बात। और यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि कंपनी ऑपरेटेड और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन्ड। तो यहाँ पर कंपनी मेनली कंपनी ऑपरेटेड में ही काम करेगी, बिकॉज कंपनी को अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी है। फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड और फ्रेंचाइजी ओन्ड होगी तो वहाँ पे वो फ्रेंचाइजर जो होगा वो बीच में कीड़ा करेगा, तो वो पीयूष बंसल को पसंद नहीं है। तो आई थिंक ये मॉडल काफ़ी सही भी है। अगर कर सकती है कोई ब्रांड कंपनी जिसके क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो उनको इसी मॉडल पे चलना सही ऑप्शन रहता है। ये इसी ऑप्शन पे चल रहे हैं। कंपनी आज के दिन जो है लगभग 7% के आसपास में मार्केटिंग पे खर्च करती है। जितना भी पूरा खर्चा करती है उसका 7% मार्केटिंग पे जा रहा है, और ये 7% ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हर साल खर्चा बढ़ता है तो उसके साथ में उसका 7% मार्केटिंग में जाता है। मीन्स कि मार्केटिंग का खर्चा बढ़ता है, उसी के साथ में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो कंपनी का एक्सपेंसेस भी दूसरे भी बढ़ते रहते हैं। दो स्टिल कंपनी इज मैने जो अच्छे से मैनेज कर पा रही है, जैसे मामा अर्थ वगैरह है उनका, तो मतलब एक्सपेंसेस बढ़ता ही जा रहा है मार्केटिंग वाला, राइट। उसके बावजूद भी रेवेन्यू उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही जितना मार्केटिंग वाला खर्चा बढ़ रहा है, तो वहाँ उसके मुकाबले देखा जाए तो ठीक है। फिर भी यहाँ पर जो कंपनी आईटी पे खर्चा करती है वो 2% के आसपास में करती है, तो दीज आर गुड। ये कंपनी की जो प्रेजेंस है इन इन जगहों की आज के दिन देखने को मिल जाती है। और कंपनी जो माल खरीदती है, रॉ मटेरियल जो खरीदती है, वो मेनली वो एक तो पीआरसी, दैट मीन्स कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट मीन्स चाइना से माल खरीदती है 50% के आसपास में। बाकी इंडिया और इंडिया की दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ से भी माल खरीदती है, बट मेनली कंपनी का जो इंपोर्ट आता है वो चाइना से आता है, बिकॉज चाइना के अंदर में काफ़ी चीज़ें जो है सस्ती हैं दूसरे देशों के मुकाबले, राइट। इंडिया 17% आता है, बाकी जापान एंड अदर्स से भी देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि मेनली जो कंपनी का रॉ मटेरियल एक्वायरिंग प्लेस है, कंट्री है, वो चाइना है। बिकॉज चाइना तो आजकल मतलब मान के चलो कि मैन्युफैक्चरिंग का हब है, राइट। कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं दुनिया के अंदर में जो चाइना से माल ना मंगवाती हो, बिकॉज उसके पास सब कुछ है आज के दिन। आने वाले टाइम में मुझे लगता है डॉलर को रिप्लेस कर देगा चाइनीज युआन जो है वो। आई थिंक वो चाल भी वही चल रहा है। उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के टॉपिक पर डिस्कशन हम कर सकते हैं, जिससे कि गोल्ड की रेट्स भी डिसाइड होने वाली है फ्यूचर के अंदर में, और चाइना क्या पॉलिसीज लेके आ रहा है, जिससे कि किस तरीके से शिफ्ट हो सकता है, उसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर गुरुग्राम, भिवाड़ी, सिंगापुर, दुबई, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो उनका लगभग 55% के आसपास में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। दैट्स ग्रेट। बट यहाँ पर एक इश्यू जरूर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो ये वाली जो फैसिलिटी है, दैट मीन्स गुरुग्राम वाली, उसके अंदर में थोड़ा सा रिडक्शन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर आप लोग यहाँ पर चेक करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा गुरुग्राम फैसिलिटी के ऊपर में। बाकी भिवाड़ी वाली फैसिलिटी है उसके अंदर में भी आपको कुछ यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगेन और इंक्रीज देखने को मिलता है, बट गुरुग्राम वाले के ऊपर में डिक्रीज देखने को मिलता है। यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिसकी बात करें। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यस, कंपनी इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, दैट मीन्स की डिमांड अच्छी क्रिएट कर पा रही है मार्केटिंग पे उतना ही खर्चा करके। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, यहाँ पर कम अब एक सवाल एक भाई का आ सकता है कि कंपनी को आज के दिन हम किस तरीके से वैल्यू करने वाले हैं, तो उसको वैल्यूएशन पे पहुंचेंगे अभी, किस तरीके से हम वैल्यू करने वाले हैं। आपको एक कंपैरिजन भी करेंगे एक दूसरी कंपनी के साथ में एक दूसरा जो मेथड है उससे भी हम वैल्यू करने की कोशिश करेंगे इसको। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कंपनी खुद के द्वारा 50% मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से बनाती है प्रोडक्ट्स, और बाकी जॉइंट वेंचर्स के थ्रू भी बनाती है। और यहाँ पर
इंडिया के अंदर में जो कंपनी के जो स्टोर्स हैं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जो स्टोर्स हैं, वहाँ से कंपनी से ज़्यादा सेलिंग होती है आज के दिन। और बाकी और इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी के जो स्टोर्स हैं वहीं से सेलिंग होती है। बाकी ऑनलाइन भी होती है बट वो ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया के कोको स्टोर, मोस्टली कोको स्टोर्स ही हैं, तो उसी से कंपनी की सेलिंग होती है। अब थोड़ा सा हम कंपनी के एक चीज़ आपको कुछ चीज़ों में नजर आते हैं कि कंपनी में पूरा पैसा लगा हुआ कितना है, राइट। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर में अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लगभग 11,000 करोड़ 11,000 करोड़ रुपीज इस कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगभग 6,300 करोड़ के आसपास में लगा हुआ है। दैट मीन्स कि अभी तक जो कंपनी ने, मतलब जो इन्वेस्टर्स ने लगाया, अभी कुछ कंपनी ने कमाया तो कुछ है नहीं अभी तक। कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। एंड बाकी इससे पहले का जो रिकॉर्ड कंपनी का देखने को मिलता है वो बेसिकली रीस्टेटेड जो जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब कुछ देखने को मिलता है। तो लेट्स सी द रीस्टेटमेंट स्टेटमेंट्स एज वेल। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इस साल का जो कंपनी का जून क्वार्टर का जो है उसको हम लोग देखने की कोशिश करें। तो जून के अंदर में इन्होंने 108 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर कमाया हुआ नजर आ रहा है कंपनी के द्वारा, राइट। 108 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है नेट ऑफ द टैक्स, ठीक है। एक सेकेंड में आपको फिर अब चले चलता हूँ दूसरी रीस्टेटेड पीएनएल स्टेटमेंट पे। तो इस पूरी कंपनी के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 11,000 करोड़ के आसपास में पैसा लगा हुआ है, जिसमें से 6,300 करोड़ रुपीज ही कंपनी के प्रमोटर्स या फिर जो कंपनी में जो पैसा आया हुआ इन्वेस्टर्स के द्वारा वो लगा हुआ है। तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम लोग नॉर्मल टर्म्स में भी देखें तो इज नॉर्मल ओवर ही है। एंड मोस्टली अभी पैसा मेनली कहाँ लगा हुआ है, तो उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो ये बेसिकली देखो, एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो स्टोर्स वगैरह खुले हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वहाँ लगे हुए हैं 1,300 करोड़ के आसपास में। गुडविल दैट मीन्स की कंपनी ने जो और कंपनियां एक्वायर की हैं तो वो कितनी एसेट्स के मुकाबले कितनी महंगे में एक्वायर की हैं, वहाँ पर 1,800 करोड़ रुपए पड़े हैं। दैट मीन्स कंपनी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा खासा खर्चा कर दिया, तो वो भी गुडविल के अंदर में ही या फिर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में जिसको हम लोग मान सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में उसको मेनली माना जाता है। गुडविल में तो बेसिकली जो दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो जो वैल्यू ज़्यादा हम लोग देते हैं एसेट्स के मुकाबले वो गुडविल में आता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स में भी अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। राइट टू यूज एसेट्स दैट मीन्स कि ये जो स्टोर्स हैं ये किराए वाले स्टोर्स हैं जो ओवर द टाइम कंपनी यूज करने वाली, तो उसकी क्या वैल्यू है उसमें पैसा खर्चा हुआ पड़ा हुआ है। और यहाँ पर इन्वेंट्री में 1,100 करोड़ और बाकी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं 1,000 करोड़ के आसपास। कैश भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का मेन जो पैसा पड़ा हुआ है वो फ्यूचर के अंदर में जो कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है उसमें पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अब कंपनी का जो रेवेन्यूज हैं वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है कि 5,500 करोड़ का रेवेन्यू था 2024 में। उससे पहले 2023 में था 38,000 करोड़ का, 3,800 करोड़ का 3,800, और यहाँ पर 5,400, यहाँ पर लगभग 6,600 करोड़, और यहाँ पर जो है जून क्वार्टर के अंदर में आया है 1,900 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर जो रेवेन्यू इंक्रीज है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा कि कितना है, चार चौक लगभग 40% के आसपास का रेवेन्यू इंक्रीज देखने को आपको मिलता है। और यहाँ पर जो आपको रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिलता है वो 20% के आसपास में रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिलता है। यहाँ पर जो रेवेन्यू इंक्रीज वापस इस साल जो देखने को मिल रहा है जो भी प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं 2,000 के हिसाब से भी, तो 8,000 बट 2,000 तक जाएगा नहीं ये, तो आई थिंक ये लगभग जाएगा तो 4,300 तो लगभग 7,500 करोड़ के आसपास तक जाएगा। तो इसको अगर हम लोग वैल्यू टर्म्स में केसेस करते हैं तो लगभग ये 15% के आसपास का जाता है। तो फिर 40%, फिर 20% रेवेन्यू इंक्रीज, और इस बार जो है 15 से 20% के आसपास में रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल सकता है, इस साल भी प्रोजेक्टेड है वो। अब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स नेगेटिव थी कंपनी, फिर थोड़ी सी पॉजिटिव नेगेटिव अगेन रही 2024 में भी, फिर यहाँ पर 300 करोड़ के आसपास का पॉजिटिविटी देखने को मिली। दैट्स पॉजिटिव, दैट्स नाइस। इस साल जो है लगभग 61 करोड़ का इन्होंने क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में वैल्यू बनाया है। अब यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर में हम लोग बात करते हैं, वैल्यू के ऊपर में कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकती है, तो उसको डिसाइड करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट एक तरीका मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में कि जब कोई कंपनी एक ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, तो अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है अगर हम लोग 2025 के रिजल्ट को चेक करते हैं तो।
तो यहाँ पर कंपनी ने जो ऊपर जो पैसा कमाया है, नेट प्रॉफिट निकाला है 300 करोड़ के आसपास, 300 के आसपास में, वो ब्रेक इवन को क्रॉस करने के बाद में कमाया है। राइट। तो अब यहाँ पे जो कंपनी ने 7,000 करोड़ का है यहाँ पर जो ओवरऑल रेवेन्यू अदर इनकम को इंक्लूड करके, यहाँ राइट। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 7,000, दैट मीन्स कि 6,000 करोड़ का इनका ब्रेक इवन, तो 1,000 करोड़ का जो ऊपर का जो रेवेन्यू है ब्रेक इवन के ऊपर का, उस पे कंपनी ने 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला, दैट इज अराउंड 30% नेट प्रॉफिट ऑफ द अबव रेवेन्यू ऑफ द ब्रेक इवन। राइट। अब पॉइंट ये है कि ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द रेवेन्यू जो होता है वो हर साल इंक्रीज होता है, बिकॉज खर्चा जो होता है उसका इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस साल 6,000 का ब्रेक इवन रेवेन्यू पॉइंट है, अगले साल जो होगा वो 6,500 का ब्रेक इवन, या फिर अगले 2 साल बाद में 6,500 का ब्रेक इवन रेवेन्यू पॉइंट आएगा। अब अगर वो ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर में कंसिस्टेंट या फिर बढ़ नहीं पाई, जैसे यहाँ पर अभी 40% की ग्रोथ थी, यहाँ पे 20% की ग्रोथ थी, यहाँ पर अभी 15% के आसपास में जा रही, तो अगर वो ग्रोथ उतनी स्पीड से नहीं ग्रोथ कर पाई जितनी स्पीड से पहले कर पाई है, तो वो जो नेट प्रॉफिट्स नीचे हैं, ये नेट प्रॉफिट्स मेंटेन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब यही चीज देख रहे हैं, ग्रोथ इस बार नहीं देखने को मिली प्रोजेक्ट बेसिस पे, इसीलिए इसलिए यहाँ पर 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट साल का था, बट यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे 600 की चौबीस, क्षमा 36 तो लगभग 2,400 करोड़ के आसपास में आता है। दैट मीन्स कि नेट प्रॉफिट घट गए बिकॉज एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, बिकॉज ग्रोथ रेवेन्यू में उतनी नहीं है। राइट, बिकॉज जो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो चुका है इस साल, बिकॉज पिछले साल का इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा ना इस बार, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है। ये एक तरीका होता है देखने का, जिसकी वजह से कंपनी जो आज के दिन वैल्यूएशन, जो प्रॉफिट्स को हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस कंपनी से, वो प्रॉफिट्स शायद हमें देखने को मिले ही ना, ऐसा मान के हम लोग चल सकते हैं, बिकॉज ग्रोथ रेवेन्यूज के अंदर में नहीं है। एक चीज तो ध्यान रखो, तो इसीलिए आज के दिन जो 70,000 करोड़ की जो वैल्यू लगाई है, और जो हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि कल को ये अगर 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाएगी, 70,000, 1,000 करोड़ छोड़ो यार, 100 करोड़ भी अगर नेट प्रॉफिट कमाएगी, तब जाके इसका लगभग 70,000 के 700 का नेट प्रॉफिट, तो 1,000 करोड़ तो 70 का पी रेशियो, अगर 1,000 करोड़ रुपए कमाती है साल का, तब जाके 70 का पी रेशियो देखने को मिलता है। वो भी अगर ग्रोथ रेट मोर देन 30%, 40% के आसपास हो, तब हम लोग फिर भी समझेंगे यार हाँ हो सकती है यार। वो चीज यहाँ नहीं है, वो ग्रोथ रेट यहाँ पर अब बनती भी नहीं दिख रही है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम कंपेयर भी करके देख सकते हैं इस कंपनी को, बिकॉज अब पी रेशियो निकालने का कोई मतलब है नहीं, 300 का प्रॉफिट के साथ पी रेशियो तो बहुत ही भयंकर, बहुत ही नीचे रह गया, वो डिस्कशन ही बहुत नीचे रह गया। हम एक जो मार्केट में जो ऑल ओवर वर्ल्ड दूसरी एक कंपनी है जिसका हम लोग नाम वार्बी एंड पार्कर्स इंक, इस कंपनी की जो टोटल आज के दिन, ये भी सिमिलर सा ही काम करती है, पूरा सिमिलर नहीं बट सिमिलर सा ही काम करते हैं, सिमिलरिटी हम 80% के आसपास में मान सकते हैं, तो 80% सिमिलरिटी इज गुड। इसकी जो पूरी कंपनी की वैल्यूएशन है वो लगभग आज के दिन 20 से 25 हजार करोड़ की है, ध्यान रखना, और ये न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर में आज के दिन लिस्टेड कंपनी है। 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की पूरी कंपनी की वैल्यूएशन है। अब ध्यान रखो, ये कंपनी जो लेंसकार्ट है, ये आज के दिन 7,000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है इस साल। अब आप अगर इससे अंदाजा करोगे तो इससे भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2024 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था लगभग 771 मिलियन डॉलर्स, जिसको हम लोग अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का आता है। राइट। इस साल अगर हम लोग 25 का अगर प्रोजेक्शन बेसिस पे भी देखें तो ये लगभग 8 से 9 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 8 से 9 हजार। अपनी जो ताई जी जो आईपीओ लेके आई हैं, ये 7,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके 70,000 की वैल्यूएशन दे रहे हैं, और इसको 7,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके इसको वैल्यूएशन मार्केट ने दे रखी है लगभग 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की। तो लगभग रेवेन्यू बराबर से होते हुए भी दोनों कंपनियों के मुकाबले लेंसकार्ट ने इस कंपनी के मुकाबले, जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में पैसा कमाती है, खर्च करती है, उसके मुकाबले पीयूष बंसल साहब ने 3 गुना ज्यादा वैल्यू लगाई है, 3 टाइम्स मोर वैल्यू दे हैव पुट ऑन दिस कंपनी। सो अब दूसरी चीज, प्रॉफिट ये भी नहीं कमा रही, प्रॉफिट वो भी नहीं कमा रही, प्रॉफिट मतलब इस साल कमाया है, बट यहाँ पर देख लो ये भी प्रॉफिट नहीं कमा रही, बिकॉज 2024 का अगर हम लोग क्वार्टर रिजल्ट इस कंपनी का भी देखते हैं तो इन्होंने भी रिसेंट के बेसिस पे ही, अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो इन्होंने भी जून के क्वार्टर के अंदर में यहाँ पर 2000 मार्च 2025 के क्वार्टर में इन्होंने भी प्रॉफिट कमाया है, ऐसी बात नहीं है, बट ईयरली बेसिस पे भी ये भी नहीं कमा रहे हैं, ये भी ब्रेक इवन पे पहुंचे नहीं है, वो थोड़ी सी ब्रेक इवन पे इस साल पहुंच गया, हो सकता है फ्यूचर में ब्रेक इवन वापस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो वो भी शायद वापस लॉस में आ जाए, प्रोबेबिलिटी है वहां पर बनी हुई है। तो कंपैरिजन बेसिस के ऊपर में 3 गुना ज्यादा वैल्यूएशन लगाई है। जो अगर हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं दूसरी कंपनियों पे यूजुअली, उसके हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन ज्यादा लगाई है। सो
आने वाले टाइम के अंदर में ये मेरा जो व्यू बन रहा है इस कंपनी को लेके जो है वो इस वैल्यूएशन के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना, आई थिंक इट्स, आई डोंट नो, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने अपनी बात जो आपके सामने सिंपल वर्ड्स के अंदर में रख दिए। बाकी आपको कोई भी अपना डिसीजन बनाना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाना है। बट दिस इज जस्ट माय व्यू। सो आई एम नॉट पॉजिटिव इन दी, एज ऑफ टुडे आई एम नॉट पॉजिटिव एट दिस वैल्यूएशन ऑन दी लॉन्गर टर्म, शॉर्टर टर्म एंड लिस्टिंग गेन। ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है लिस्टिंग अगर एक हवा बनाई जाए तो, क्योंकि अभी बहुत सारे जो लीड मैनेजर्स हैं इस कंपनी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो वो एक बार हवा बना सकते हैं, तो लिस्टिंग गेन शायद दिला भी दें, बट उसको मेंटेन कर पाएँ, राइट? तो वो एक थोड़ा-सा आई थिंक देखने वाली चीज़ होगी। बट अगर वो हवा बनाते हैं तो उस चीज़ का आप फ़ायदा ले पाएँ, तो इसलिए आपको जो हमारी आईपीओ स्ट्रैटेजी है उसको आप फ़ॉलो करके चल सकते हैं, तो ताकि वो हवा का आप फ़ायदा ले पाएँ। और ज़्यादा अगर नुकसान में जाए, अगर नीचे मूव करती है कंपनी का चार्ट, तो आप उसमें से जल्दी निकल भी जाएँ। तो आप उस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।